देखिए हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर स्टार्ट कर रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताती है कि इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। और कुछ हद तक, अप टू सम एक्सटेंट, ये इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी बताती है, क्योंकि ये एक एमीटर की तरह वर्क भी करती है। तो ये लेकिन एक बहुत बड़ा एमीटर नहीं होता है, कुछ हद तक थोड़ी बहुत वैल्यू करंट की भी ये बताती है। तो पहले एक बार इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या है कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक टॉर्जन हेड आता है, ये टॉर्जन हेड है। इसमें टॉर्जन हेड क्या है, इसमें ऊपर ये स्क्रू है और नीचे ये इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। अगर इस स्क्रू को खोले तो ये ऊपर ऐसे हो जाता है, और इसमें कोई चीज़ डाल दें और ऊपर स्क्रू को बंद करें तो ये टाइट हो जाता है, मतलब पकड़ लेता है। इस तरह का है ये टॉर्जन हेड, ठीक है, इसे टॉर्जन हेड कहते हैं। इसके बाद ये एक स्ट्रिप है कॉनकेव मिरर की, और सॉरी ये जो है फॉस्फर ब्रोंज की स्ट्रिप है। फॉस्फर ब्रोंज एक मटेरियल है, उसकी एक स्ट्रिप होती है और इसके ऊपर कॉनकेव मिरर लगा होता है ताकि परसेंटेज एरर को कम किया जा सके। मतलब एक्यूरेट रीडिंग के लिए एक कॉनकेव मिरर और लगा होता है लार्ज एपर्चर का। ये कॉनकेव मिरर है लार्ज एपर्चर का, इमेज देखने के लिए। इसके साथ एक कॉइल होती है, रेक्टेंगुलर कॉइल, बहुत सारे टर्न्स होते हैं उसमें। ये कॉइल है, इस कॉइल के बीच में सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, सिलेंडर होता है सॉफ्ट आयरन का। इसका काम है एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री करना। उसे कहते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। अभी हम देखेंगे इसको। ये सॉफ्ट आयरन की कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर, CORE कोर। इसका काम है एरिया, इस कॉइल का एरिया वेक्टर और इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री करना। इस पे दो हॉर्सशू टाइप मैग्नेट्स होते हैं, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। और ये जो कोर होती है ये इस कॉइल के साथ कनेक्ट नहीं है, ये जो फ्रेम है, जो कॉइल का फ्रेम है उसके साथ, स्क्रू के साथ अटैच होता है। नीचे यहाँ एक स्प्रिंग होती है, ये भी फॉस्फर ब्रोंज की स्प्रिंग है, और यहाँ पर रिजिड एंड है, इसका रिजिड एंड है ये इस तरह से है स्ट्रक्चर इसकी। यहाँ पर दो बाइंडिंग स्क्रू होते हैं बाइंड करने के लिए, इसको बाइंड करने के लिए, कनेक्शन करने के लिए बाइंडिंग स्क्रूज। तो ये दो बाइंडिंग स्क्रूज हैं। और यहाँ दो लेवलिंग स्क्रूज होते हैं, लेवल सेट करने के लिए, मतलब इसका जो लेवल है वो एकदम सही रहे, तो यहाँ दो लेवलिंग स्क्रूज होते हैं। और जब इसको आप बाइंड करते हैं तो यहाँ से अंदर इंटरनल ये वायर है, कॉपर की वायर है, ये जा रही है यहाँ से, इसमें से करंट गई, ये करंट यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई दूसरे बाइंडिंग स्क्रू पर आ गई। तो इस बाइंडिंग स्क्रू से इस बाइंडिंग स्क्रू को कनेक्ट कर रखा है कॉपर वायर के थ्रू। ऐसे इसमें स्ट्रक्चर है इसकी, ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है। देखिए इसकी वर्किंग देख लेते हैं साथ साथ, वर्किंग कैसे है। आप इसे सर्किट में कनेक्ट करेंगे, करंट यहाँ से आएगी, अंदर यहाँ करंट फ्लो होगी, इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगी। ये कॉइल मैग्नेट्स के बीच में रखी हुई है। हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई कॉइल मैग्नेट के बीच में रखी हुई है और उसको कॉइल में करंट पास होता है तो कॉइल पे टॉर्क लगता है, वो कॉइल घूमती है, तो ये कॉइल घूमेगी। अब ये कॉइल तो घूमेगी, और ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जो है, और देखिए जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग इस कॉइल के साथ अटैच्ड है। इसका अपर जो एंड है वो कॉइल के साथ अटैच्ड है, और जो लोअर एंड है वो रिजिड है। तो ये एंड, नीचे वाला एंड तो रिजिड रहेगा, और कॉइल घूमेगी तो ये जो स्प्रिंग है इसके अंदर
ये ट्विस्ट आएंगे इस तरह से, ये कॉइल घूम रही है, अपर एंड घूम रहा है इसका, तो देखिए इसमें इस स्प्रिंग में मान लीजिए ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में ट्विस्ट आ रहे हैं, और ट्विस्ट आ रहे हैं तो इसके अंदर एक टॉर्क डेवलप हो रहा है, इंटरनल टॉर्क, उसको रीस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि कॉइल इसे घुमाना बंद कर देगी क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क हो चुका है, और वो टॉर्क इसे अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाना चाहेगा। उस टॉर्क को हम रीस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। और वो जो टॉर्क होता है वो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, वो होता है C इंटू थीटा। C होता है कोफिशिएंट ऑफ एंगुलर ट्विस्ट ऑफ द स्प्रिंग, कोफिशिएंट ऑफ एंगुलर ट्विस्ट ऑफ द स्प्रिंग, और थीटा जो इसके अंदर एंगल बनता है, जो एंगल बन रहा है, जैसे मान लीजिए एक बार ये मान लीजिए ऐसे एक बार घुमा तो 180 डिग्री एंगल बन गया, 2 बार घुमा तो ऐसे एंगल बनता गया, तो ये एंगल रेडियन में हमें रखना है। तो ये C इंटू थीटा इसके अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है। किसकी वजह से? इसकी वजह से। इस पे टॉर्क कितना होता है ये हम पढ़ चुके हैं, टॉर्क I इंटू ए साइन थीटा, आई ए बी साइन थीटा हमने पढ़ा था M क्रॉस B में, आई ए बी साइन थीटा हमने टॉर्क पढ़ा था, आई ए बी साइन थीटा। और इसमें चूंकि n टर्न्स हैं, काफ़ी टर्न्स हैं, तो ये टॉर्क लगेगा n आई ए बी साइन थीटा। इस सॉफ्ट आयरन कोर का काम होता है थीटा को 90 डिग्री करना, तो टॉर्क लगेगा n आई ए बी, इसे कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ये इस स्प्रिंग के अंदर ट्विस्ट प्रोड्यूस करता है, और ट्विस्ट प्रोड्यूस करता है तो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये सारे तो कांस्टेंट्स हैं। लेकिन इसमें जो टॉर्क है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो जैसे जैसे ये घूमेगा इसके अंदर टॉर्क ज़्यादा होता जाएगा, और वो ज़्यादा होते होते इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो इसको बैलेंस कर लेगा, और उसे कहेंगे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। उसके बाद ये कॉइल रुक जाएगी, ये कॉइल और ज़्यादा जो है मूव नहीं करेगी, रोटेट नहीं करेगी। एन आई ए बी इज इक्वल टू सी थीटा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। इस कॉइल के साथ एक डिफ्लेक्टर अटैच होता है, जिस डिफ्लेक्टर की इमेज हम इस कॉनकेव मिरर के अंदर देखते हैं। मिरर में जब इमेज देखते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे मान लीजिए एक डिफ्लेक्टर है, वो इतना डिफ्लेक्ट हुआ तो ये उसका एंगल हुआ, और आपने ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और सपोज करिए 3 को गलती से 4 पढ़ लिया, तो 3 को 4 पढ़ लिया तो 1 की एरर हो गई 3 पे, मतलब 33% एरर हो गई। अब अगर इसी को मैं कॉनकेव मिरर में देख रहा हूँ और यही डिफ्लेक्टर इतना बना रहा है एंगल, अब मिरर के अंदर ये इतना दिखा रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और मैंने 6 को गलती से 7 पढ़ लिया, तो 1 की एरर 6 पे हुई अब, तो अब जो एरर हो गई वो परसेंटेज एरर आधी हो गई, 17% एरर हो गई सिर्फ। तो इसका काम है, इस कॉनकेव मिरर का काम है कि जो डिफ्लेक्टर है उसको आप कॉनकेव मिरर में देखें ताकि परसेंटेज एरर कम हो जाए। आपको एक्यूरेट रीडिंग के लिए एक्यूरेसी चाहिए, तो आपको ये करना पड़ेगा कि कॉनकेव मिरर के अंदर उस डिफ्लेक्टर को देखना पड़ेगा। वो डिफ्लेक्टर इस कॉइल के साथ अटैच होता है, और जब कॉइल रुकना बंद हो जाती है तो डिफ्लेक्टर भी रुक जाता है, और डिफ्लेक्टर जहाँ रुकता है तो हम रीडिंग को पढ़ लेते हैं कि इतनी रीडिंग आई है। इस तरह से वर्क करता है, और ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। देखिए इसमें ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, तो आपको लिखना पड़ेगा इट इज यूज्ड टू मेक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रेडियल मतलब रेडियस के लॉन्ग। अब अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं, इसको टॉप से देखूं, रेडियल जो है इसको लिखना पड़ेगा हमें कि रेडियल हो जाता है डायरेक्शन। तो अगर हम इसे टॉप से देखें ऊपर से, तो ये इस तरह से दिखाई देगी, जैसे ये 2 मैग्नेट्स हैं, वो मैग्नेट्स यहाँ आ गए और ये इस तरह की स्ट्रक्चर हो गई। ये नॉर्थ है तो सॉफ्ट आयरन कोर का पास वाला एंड साउथ बन जाएगा, और साउथ के पास वाला एंड नॉर्थ बन जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर खुद एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा, और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलेंगी, साउथ में एंड करेंगी। तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके सेंटर पे पहुंचेंगी। थोड़ा सा हमें ये देखना है कि इसके सेंटर पे पहुंचेंगी सारी। रेडियल का मतलब रेडियस के लॉन्ग। अब कॉइल कैसे भी रुकी हो, कॉइल इसके ऊपर कैसे भी रुकी हो, मान लो कॉइल ऐसे रुकी हुई है, तो देखिए कॉइल ऐसे रुकी हुई है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड काम आ रहा है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में, ये मैग्नेटिक फील्ड काम आ रहा है।
और कॉइल का एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड काम आ रहा है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से पास नहीं हो रहा, तो हमें इसे लेना ही नहीं है, इसे नहीं लेना, इसे नहीं लेना। तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड लेना है वो इसके कॉइल के एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका जो काम है सॉफ्ट आयरन कोर का, इट इज़ यूज टू मेक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रेडियल, मतलब रेडियस के लॉन्ग। तो हमें इसमें इस तरह से ये दिखाना है कि सारी जो डायरेक्शन है वो सेंटर से पास होंगी, पास वाला एंड साउथ बन जाएगा। इसे दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस है, ये तो होगा ही होगा। तो कॉइल को किसी भी डायरेक्शन में रोक दें आप, मान लीजिए कॉइल को इस तरह से रोका हुआ है, ये कॉइल रुकी हुई है, कॉइल के बहुत सारे टर्न्स हैं एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो ये हमें ये शो कर रहा है कि जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का बन गया। देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का भी बहुत रोल है। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी बताओ। अब मैं आपसे सिंपली बोलता हूँ कि कोई जागने को लेकर सेंसिटिव है, जागने को लेकर सेंसिटिव का कैसे पता लगेगा? थोड़ी सी आवाज़ हुई और वो जाग गया, तो वो जागने को लेकर सेंसिटिव है। ऐसे ही इसमें थोड़ी सी करंट फ्लो हुई और खूब ज़्यादा डिफ्लेक्शन आया, तो ये करंट सेंसिटिविटी है कि ये करंट को खूब अच्छा मेजर कर रहा है। थोड़ी सी करंट फ्लो हुई और खूब अच्छा डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ये करंट सेंसिटिविटी होती है IS। तो करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन एंगल पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। अब हमें पता है NIAB इक्वल टू C थीटा है, तो यहाँ थीटा की जगह हम रख सकते हैं NIAB/C, यहाँ रख सकते हैं NIAB/C इंटू आई और है, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो NAB/C हमारा करंट सेंसिटिविटी आ जाएगा इसमें। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा कर दें, एरिया ज़्यादा कर दें, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कर दें, तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। और C कम कर दें, C है कोफिशिएंट ऑफ एंगुलर ट्विस्ट, और ये होता है स्प्रिंग का। और ये स्प्रिंग का जो कोफिशिएंट ऑफ एंगुलर ट्विस्ट है, ये फॉस्फोर ब्रोंज का कम होता है। इसलिए हमने ये जो स्प्रिंग ली है, ये फॉस्फोर ब्रोंज मटेरियल की ली है, ताकि इसका C कम हो सके। तो ये हमने फॉस्फोर ब्रोंज की इसलिए ली है क्योंकि फॉस्फोर ब्रोंज का कोफिशिएंट ऑफ एंगुलर ट्विस्ट कम होता है, इसलिए स्प्रिंग फॉस्फोर ब्रोंज मटेरियल की ली गई है। दिस इज करंट सेंसिटिविटी। इसके बाद आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज का मतलब V से डिनोट हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये वोल्टमीटर की तरह भी काम करता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अगर इस कॉइल के दोनों एंड्स के बीच में वोल्टेज हमने V ले लिया यहाँ, और उस थोड़े से वोल्टेज से ही ये बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई डिफ्लेक्शन एंगल पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ द कॉइल। Voltage sensitivity is defined as the deflection angle per unit potential difference across ends of the coil. अब अगर इस कॉइल के अंदर I करंट फ्लो हो रही है और इस कॉइल का रेजिस्टेंस R है, तो V = IR हम ओम्स लॉ से लिख सकते हैं। तो IR और आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर ये बच जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी इज NAB/C × R, एक R फैक्टर और आ जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी का NAB/CR। देखिए, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी, मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम कम कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है करंट सेंसिटिविटी चेंज हो, कम हो या ज़्यादा हो, ये ज़रूरी नहीं है। और करंट सेंसिटिविटी को कम कर रहे हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी श्योरली कम होगी। अगर आपने करंट सेंसिटिविटी को कम किया तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम होगी श्योर, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी को कम किया तो जरूरी नहीं है करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज या डिक्रीज हो। उसका कारण है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी R पे डिपेंड कर रही है, और आप ये जो कॉइल ले रहे हैं इसका रेजिस्टेंस अगर आप कम कर देंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे थिक कॉपर कॉइल लेते हैं, मोटी कॉपर की कॉइल लेते हैं, ताकि उसका रेजिस्टेंस कम हो और वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सके। लेकिन वो जो R फैक्टर आ रहा था वो करंट सेंसिटिविटी में नहीं आ रहा था,
तो करंट सेंसिटिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आर के चेंज करने से। लेकिन अगर आपने करंट सेंसिटिविटी को कम किया तो उसमें एन, ए, बी या सी चेंज करोगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो इफ़ यू आर changing voltage sensitivity, it's need not to change current sensitivity. But if you are changing voltage sensitivity, its current sensitivity must be changed. ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है।